गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रथम वाक्य समाज को पढ़ेंगे। मैंने प्रयोजन भाग में आधा पार्ट बता दिया था, उसका बचे हुए पार्ट को इस सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने प्रयोजन भाग उद्देश्य बता दिए थे। आगे हम देखते हैं प्रयोजन भाग में शिक्षण दिया गया है। मैंने बताया था प्रयोजन भाग में शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया जो छात्र के लिए, शिक्षा के लिए और समाज के लिए उपयोगी है। इसलिए इनमें कुछ शिक्षण विधियों की बात की गई है। इसमें पहली शिक्षण विधि है, उसका किस तरीके से शामिल करना शिक्षण विधि को, उसको देखते हैं। इसमें है सीखने की उद्देश्यपूर्ण क्रिया का सिद्धांत। जब शिक्षण विधि की बात आती है तो जब कभी प्रयोजन बात सीखने की बात करता है, कौन सा टीचिंग मेथड रहेगा, तो प्रयोजन बात कहता है कि छात्र के लिए सीखने का जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, छात्र जो कोई भी क्रिया कर रहा है, किसी उद्देश्य से कर रहा है, उसके सीखने के सिद्धांत को शिक्षण विधि में शामिल किया जाएगा। नंबर दूसरी बात करते हैं अनुभवों द्वारा सीखने का सिद्धांत। ये कहते हैं छात्रों की नई टीचिंग मेथड को या छात्रों के लिए नई टीचिंग मेथड को शामिल किया जाए जो छात्रों को सीखने में मदद करते हैं। अर्थात अनुभव, जो भी छात्र अपने एक्सपीरियंस द्वारा, अपने अनुभव द्वारा जो चीज़ें सीखते हैं, उन शिक्षण विधियों को ही इसमें शामिल किया जाए। अगली बात करते हैं सीखने की क्रिया के एकीकरण का सिद्धांत। तीसरी शिक्षण विधि की बात कहते हैं कोई भी छात्र डिफरेंट क्रिया को सीखता है, कार्य को सीखता है, तो उन सारी एक्टिविटी को कंसोलिडेट कर दिया जाए या तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ये शिक्षण विधि भी रहनी चाहिए। अगला है योजना विधि का सिद्धांत। प्रयोजनवाद की सबसे बड़ी देन प्रोजेक्ट मेथड है, योजना विधि है। प्रोजेक्ट मेथड को जो लॉन्च किया गया, जो उत्पादित किया गया या जिसकी खोज की गई, वो प्रयोजनवाद के अंतर्गत ही की गई है। अगली बात होती है समस्या समाधान की विधि। तो मैंने कहा था कोई किसी भी चीज़ को प्रयोजनवाद सत्य नहीं मानता, सत्य वही मानता है कि जिसको वह अपनी प्रयोग की कसौटी पर कसता है। इसलिए कभी भी ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो समस्या का समाधान न करती हो। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें क्या हो, समस्या का समाधान सुझाया जाए, अर्थात टीचिंग मेथड विधि द्वारा किसी भी समस्या को सॉल्व किया जाए। तो ये जो शिक्षण विधियाँ थी, हम बात देख लेते हैं इसके बीच का संबंध है प्रयोजनवाद में। प्रयोजनवाद शिक्षक की बात होती है तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई शिक्षक था तो वो आदर्शवाद के अंदर था। प्रकृतिवाद ने उसको क्या किया, पर्दे के पीछे की स्थिति में ले आए। और तीसरा प्रयोजनवाद के अंतर्गत भी शिक्षक महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो स्थिति है, वो पथ प्रदर्शक की है। उसे पिक्चर की जाती है कि शिक्षक छात्रों के लिए अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएंगे और छात्रों को स्वयं अपनी गति, अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने देंगे। अर्थात छात्र अपनी क्रियाओं द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा, अपने प्रयोगों द्वारा स्वयं शिक्षा ग्रहण करेगा, स्वयं कंटेंट को सीखेगा या विषयों को सीखेगा। तो ये शिक्षक में प्रयोजनवाद और शिक्षक की स्थिति रही। प्रयोजनवाद में देखते हैं छात्र की क्या स्थिति थी, तो उन्हें प्रयोजनवाद में जो छात्र था वो बहुत उपयोगी था, बहुत ही सबसे मूल्यवान व्यवस्था का हिस्सा था, अर्थात छात्र संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र था। इसलिए जितनी भी गतिविधियाँ, जो भी कार्य, चाहे करिकुलम हो, चाहे शिक्षण विधियाँ हो, चाहे शिक्षा के उद्देश्य हों, चाहे शैक्षिक वातावरण हो, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज हो, इसके लिए की जाती रही, छात्र के लिए की जाती रही। तो छात्र प्रयोजनवाद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, छात्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। अगला देखते हैं प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। दो बातें मैंने दोनों ज्यादा बढ़ाई थी। जो पहली विचारधारा थी वो क्या कहती थी छात्र को स्व अनुशासन बनाए रखना चाहिए, अर्थात स्व अनुशासन की बात करती थी। दूसरी विचारधारा अनुशासन की बात करती थी और दमनात्मक अनुशासन की बात होती है कई विचारधाराओं में, उसका भी इस विचारधारा ने विरोध किया है, विरोध किया है। इसने कहा है छात्र समाज के रूप में सामाजिक अनुशासन स्थापित करे या छात्र को सामाजिक अनुशासन स्थापित करना चाहिए। इसलिए छात्र को समाज का सबसे उपयोगी, सबसे बहुमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य माना है। तो अनुशासन कैसा हो, सामाजिक हो। चौथी बात आती है प्रयोजनवाद एवं विद्यालय। प्रयोजनवाद एवं विद्यालय
प्रयोजनवाद विद्यालय को शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। वो विद्यालय को समाज का घर मानते हैं। जो भी विद्यालय हैं वो समाज के क्या हैं, घर हैं। जॉन ड्यू ने तो ये यहाँ तक कहा है, विद्यालय समाज के लघु हैं। जॉन डीवी ये कहते हैं विद्यालय को समाज का, लिख देता हूँ, समाज का लघु रूप होना चाहिए, लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय को समाज का लघु रूप होना चाहिए, अर्थात विद्यालय छात्र के घर होने चाहिए। यहाँ समाज की आवश्यकताओं, समाज की जो भी समाज जैसा चाहता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये कुछ बातें थी जो स्पष्ट होती हैं, इनको मैं क्लियर करता हूँ। अगला आप देखते हैं जो प्रयोजनवाद है उसका शिक्षा में योगदान क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है, इसको देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं प्रयोजनवाद का शिक्षा में योगदान। इसको समझते हैं। मैंने अभी बताया था प्रयोजनवाद में शिक्षा के अंतर्गत समाज उपयोगी शिक्षा थी, उसकी बात की। उन्होंने कहा नंबर एक शिक्षा को समाज उपयोगी बनाया, समाज उपयोगी बनाया। ठीक है, उन्होंने और क्या स्टेटमेंट था? नंबर 2, शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड की खोज की। तीसरी बात करेंगे हम प्रोजेक्ट मेथड की खोज की। उन्होंने कहा सत्य सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। सत्य सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। चौथा, शिक्षा में वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया। शिक्षा में वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, अगली बात उन्होंने की जो भी व्यवहारिक या जो भी उपयोगी विषय हैं उनको शिक्षा में शामिल किया। 5वां, व्यवहारिक तथा उपयोगी बातों को शिक्षा में शामिल किया।
ने शामिल किया। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो जो क्या बोलते हैं फ्यूजनवाद की शिक्षा में देन है, ये योगदान है। एक बार फिर फटाफट देख लेते हैं। पहला क्या है, शिक्षा को समाज उपयोगी बातें बताई, जो भी समाज उपयोगी चीज़ें हैं उनको शामिल किया जाए। दूसरा था शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड है, उसको उन्होंने खोज की। तीसरा है सत्य सदैव, उन्होंने कहा सत्य सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है, शाश्वतता जैसी उसमें कोई भी बात नहीं है। चौथी बात की उन्होंने शिक्षा में वैज्ञानिक विचारधारा, जो वैज्ञानिक विषय हैं, जो वैज्ञानिक बातें हैं, जो वैज्ञानिक नजरिया है या दृष्टिकोण है, उसको शामिल किया जाए। पांचवा था विवादवाद तथा उपयोगी बातों को शिक्षा में शामिल किया जाए। तो ये शिक्षा का एकदम शामिल होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। हमने क्या है, पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जो भी शिक्षा के शाश्वत मूल्य हैं उनकी अवहेलना की, ये इतना बड़ा दोष था। दूसरा था शिक्षा के अंतर्गत जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनकी इन्होंने अवहेलना की, जबकि वास्तव में भौतिक पदार्थों की अवहेलना नहीं की जा सकती। उन्होंने शिक्षण के उद्देश्य थे, वो उन उद्देश्यों की जो इसमें थे, जो आदर्शवाद में थे, उनकी अवहेलना की। तीसरा शिक्षण विधियों के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षण विधियाँ थी, उनकी प्राचीन काल की अध्यात्मवाद की उनकी अवहेलना की। शिक्षा में जो शिक्षक का स्थान था उसको उन्होंने गौण बना दिया, उसको उन्होंने उसमें कमी कर दी, बस छात्र को ही सर्वोच्च स्थान दिया। तीसरी पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम में जो भी विषय थे, आदर्शवादी विषय थे, उनकी अवहेलना की, उनको इन्होंने निगलेक्ट किया। ये इनके कुछ दोष थे, ये भी हम लोगों ने देखे। आज जो शिक्षा में तीसरी विचारधारा थी प्रयोजनवाद, उसको हम कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज करनी हो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों को पूछ सकते हैं। थैंक यू।